वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। आज हम इस वीडियो में जैसे कि हम लोग बिहार एससीईआरटी बुक का सारा का समरी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 8 का पार्ट 1 किए थे 1 से लेकर 6 चैप्टर तक, उसके बाद है ये पार्ट 2 मेरा होने वाला है जिसमें 6 से लेकर टोटल 12 चैप्टर तक इसमें हम लोग समरी देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप जो प्रीवियस चैप्टर है क्लास 8 का पार्ट 1 वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसको देखने के बाद ही ये आए, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 6 तक चैप्टर तक हम ऑलरेडी बातें कर चुके थे। तो इसमें हम लोग जो है 6 से लेकर चैप्टर 12 तक की बातें करेंगे तथा इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तथा सबसे पहली बात, अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कर लीजिए आने वाले पल पल के अपडेट के लिए। बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैं पार्ट 1 में जो क्लास 8 का साइंस का समरी था वो ऑलरेडी दे चुका हूं। तो ये मेरा पार्ट 2 होने वाला है। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, तो आप लास्ट तक अंतिम तक जरूर देखें ताकि आपको सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए तथा आने वाला जो 9th 10th का साइंस है उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो। तो अब चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि इसमें अभी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 6 का, तो क्लास 6 का तो ऑलरेडी उसमें देख लिए थे। इसमें कोई ऐसा आपका परीक्षा की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं दोस्त, नेक्स्ट चैप्टर है मेरा सूक्ष्म जीवों का संसार। इसमें बहुत ही अच्छे पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, गर्मी के बाद की पहली बारिश में मिट्टी की जो सौंधी खुशबू आती है वो जीवाणुओं के कारण होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर कि जब गांव घर में पहली बारिश होती है गर्मी के बाद में, तो उसमें मिट्टी की खुशबू आती है। तो क्या होता है, जो मिट्टी में छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं वो उड़कर हमारे नाकों में आते हैं तथा उसी से हमको उसकी सौंधी खुशबू आती है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट वहाँ पे पॉइंट दिया गया है दोस्त, वो दिया गया है डच वैज्ञानिक एंटन वॉन लीeuwenहोक जो थे, उन्होंने पहला सूक्ष्मदर्शी 1668 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये जब चीज़ वहाँ पे एससीईआरटी में दिया है तो इसको मैंने जब गूगल किया तो गूगल में एक और वहाँ पे पॉइंट दिया गया था, आप इसको भी याद रखें। सन 1590 ईस्वी में जैचेरियस जेनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। तो ये सूक्ष्मदर्शी के दोनों बातें आप याद रखिए, क्योंकि गूगल आपको दे रहा था 1590 में अगर पूछेगा किसने किया था तो जैचेरियस जेनसन ने किया था माइक्रोस्कोप का आविष्कार। तथा जो एससीईआरटी बुक यानी कि क्लास 7 में जो दिया गया है उसमें दिया गया है डच जो वैज्ञानिक थे लीeuwenहोक, उन्होंने 1668 ईस्वी में पहला सूक्ष्मदर्शी बनाया था। इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो लुईस पाश्चर हैं सर्वप्रथम बताया कि किण्वन ईस्ट द्वारा होता है। ये कब बताया था? 1857 ईस्वी में। इसमें एक यहाँ पे शब्द आती है दोस्त, वो आता है किण्वन। आखिर किण्वन क्या होता है? तो किण्वन के बारे में थोड़ा हमको आपको बताना चाहेंगे। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जटिल जो होता है कार्बनिक संगठन, मतलब सॉरी, जो कार्बनिक अणु होते हैं, जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, उसको सूक्ष्म जीव के द्वारा यानी कि जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, फंगस द्वारा उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ना हमारा ये कहलाता है, किण्वन कहलाता है। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया के बारे में और आगे हम लोग जानेंगे, मिलेगा तो। ठीक, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट यहाँ पे है, जो माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने का पहला प्रयास जिन्होंने किया था वो किया था गैलीलियो ने। तो ये सब आपका एकदम फैक्ट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है, जो विषाणु है, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माने जाते हैं। यह भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माने जाते हैं। ऑप्शन दे देगा जीवाणु, विषाणु, फंगस, शैवाल। तो आपको वहाँ पे विषाणु क्लिक करना है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मेरा मतलब पॉइंट है, जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं दोस्तों, वो दूध से दही बनने में मदद करते हैं। जो जीवाणु होता है, ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक, जो नेक्स्ट मेरा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो फफूंद से पेनिसिलियम यानी कि पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जिससे एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई थी। ठीक है, ये आप लोग सबको पता होगा इस चीज़ को। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए। ठीक,
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा पॉइंट दिया गया है उसमें चेचक के टीके का जो खोज किया गया था 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, मलेरिया जो होता है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जो प्लाज्मोडियम है दोस्त एक प्रोटोजोआ है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। तथा इस जो ये प्लाज्मोडियम जो फैलता है यानी कि मलेरिया जो फैलता है वो मादा एनोफ्लिज मच्छर के द्वारा फैलता है, ये भी याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितना बुलेट पॉइंट दिया गया है, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो डेंगू के वायरस होते हैं उसका जो मच्छर का वाहक है वो कौन से मच्छर से होता है? डेंगू का वायरस दोस्तों वो एडिज मच्छर से होता है। ये डेंगू ही पूछता है किससे होता है, तो वायरस से होता है। कौन सा वायरस, यानी कि मतलब किसके काटने से होता है, तो एडिज मच्छर से फैलता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे, एंथ्रेक्स रोग है जो दोस्तों वो जीवाणु के कारण होता है। इसकी खोज जो किए थे रॉबर्ट कोच ने 1976 ईस्वी में किए थे। इसका जो जीवाणु का नाम है बेलिसस एंथ्रेसिस नाम है इसका, याद रखिएगा, आप लोग डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और वहाँ पे पॉइंट दिया गया है, गाय में खुर तथा मुंह पका रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा देखते हैं सेट में मिलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट के पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त मेरा, जो खाद्य परिरक्षण के रूप में वो यूज किया जाता है सोडियम बेंजोएट का और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। अगर के इसी को मान के चलिए कि ऑप्शन में आपको दे दे कि खाद्य परीक्षण के रूप में किसको यूज किया जाता है, तो मैक्सिमम लोग आप लोग जो जानते हैं वो जानते हैं सोडियम बेंजोएट को। अगर को सोडियम बेंजोएट आपको ऑप्शन में नहीं दिया रहे, आपको दिया रहे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तब बहुत लोग इसको क्लिक ही नहीं करेंगे, बोल देंगे कि पता नहीं सवाल गलती है क्या है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्त कि आप SCRT पूरा डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद पढ़ने के बाद आप जब सेट लगाइएगा ना तो हर तरह के सवाल आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, दूध का जो पाश्चीकरण होता है उसको करने के लिए क्या किया जाता है, दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर अचानक उसको ठंडा किया जाता है। इसीलिए जो देखते हैं जो पैकेट दूध होते हैं वो बहुत दिन के होने के बाद भी वो ख़राब नहीं होते, क्योंकि वो पाश्चरीकृत किए रहते हैं। ठीक है, जो पाश्चीकरण है दोस्त उसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी लुईस पाश्चर ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मेरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। दलहनी पौधे तथा मटर, सेम आदि के जड़ों में रहने वाले जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, ये याद रखिएगा, ये हमेशा दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ठीक है, और जो नीले हरे शैवाल भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद जैसे ही अगर के चैप्टर 8 में आते हैं तो वहाँ पे दाब और बल के बारे में बताया गया है, जो नॉर्मल ही बताया गया है। जो आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। ठीक, जो दाब होता है दोस्त वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। यानी कि मान के चलिए क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये एक चौड़ा कोई चीज़ वस्तु हो गया मेरा, ये मेरा क्षेत्रफल हो गया। इस पे जितना हम बल लगाएंगे ये मेरा दाब का फॉर्मूला होता है कि जो कितना क्षेत्रफल पर कितना हम बल लगा रहे हैं वही मेरा दाब हुआ। तो दाब को मापने का जो यहाँ पे यूनिट है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि बल का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों वो न्यूटन होता है और क्षेत्रफल आप जानते हैं कि वो हमेशा मीटर स्क्वायर में मापा जाता है, तो इसीलिए इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर बोला जाता है। तो यहाँ से एक और चीज़ निकलता है, अगर कि हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे यानी कि क्षेत्रफल को और ज़्यादा करेंगे तो मेरा दाब ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर कोई यहीं पे अगर के क्षेत्रफल को हम कम करेंगे तो मेरा दाब ऐसे ही ज़्यादा होगा। तो आप ये प्रोपोर्शनली और इन्वर्स प्रोपोर्शनली आप जानते होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मतलब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा दोस्त जो ब्लेज पास्कल ने बताया था कि जो तरल पदार्थ है सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करती है। सपोज दैट मान के लिए एक हम बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में अगर कि इसमें हम पानी डालते हैं तो पानी डालते समय क्या हम देखेंगे कि जो ये दाब लगाएगा दोस्तों ये इधर भी उतना ही लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, यानी कि चारों दिशाओं में सेम लगता है दाब। जब हम तरल पदार्थों की बात करें तो ये जो नियम बताया था दोस्त वो बताए थे ब्लेज पास्कल ने। ठीक है,
यही अगर कि मान चलिए तो ठोस के रूप में हम आते हैं, तो मान चलिए कोई यहाँ पे मेरा कंटेनर है, इसमें कोई ठोस पदार्थ रखते हैं, मान चलिए यहाँ पे हम पनीर रख दिए, और ये पनीर यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, क्या होता है कि ये बस अपना नीचे वाला सतह पर ही दाब लगाएगा, ये चारों दिशाओं में दाब नहीं लगाएगा। इस बात के लिए आप याद रखिए, ठीक है। जो पृथ्वी का समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है वो 100 किलो पास्कल होता है, आप लोग याद रखिए, केपीए इसको बोलते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा, एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब फैक्ट है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब बार बार इस वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए, कहीं भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो आप उसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैसे कि चैप्टर 8 में बस उतना ही आपका परीक्षा की दृष्टि से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर अगर के हम आते हैं चैप्टर 9 में, यहाँ पे आपका ईंधन और हमारी ज़रूरत के बारे में बताया गया है, ठीक। तो इसमें जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में हम बातें करेंगे। जो कोयला होती है दोस्त, कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। अगर के आपको ये कोक प्राप्त करना हो तो क्या करना चाहिए, एक मान चलिए कोई कंटेनर लें, जैसे कुकर ले लीजिए, कुकर में अगर के आप कोयला डाल देते हैं तो इसको, और इसमें वायु नहीं रहना चाहिए, सारा वायु वैकेंट कर लीजिए, और इसको जब गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा तो उसमें कोक प्राप्त होगा। अब इससे जो एयर निकलेगा, अगर के हम उसको एक जगह पे जमा कर लेंगे तो वो हमारा कोलतार बन जाएगा, याद रखिएगा ये सब चीज़ को, ठीक है। कोक प्राप्त होता है, यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप होता है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण एवं धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, याद रखिएगा। कोक का निर्माण किस में किया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है धातुओं का निष्कर्षण में किया जाता है। ये सब चीज़ों को आप लोग याद रखिए अच्छे से। तथा यहाँ पे जो पक्की सड़कें बनाई जाती हैं दोस्तों, उसके निर्माण में बिटुमेन का प्रयोग यानी कि उपयोग किया जाता है। ये भी एक कोयला का ही रूप है, याद रखिएगा, ठीक। इसको कुछ प्रोसेस के थोड़ा बिटुमेन बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो भारत में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद जैसे ही चैप्टर को आगे बढ़ते जाइएगा तो वहाँ पे तेल के बारे में बताया गया है, ठीक। तो वो जो है असम और गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र तथा मुंबई हाई इत्यादि में भारत में तेल पैदा किए जाते हैं, यानी कि तेल निकाला जाता है, ठीक। उसी तरह बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, ये सब लोग आप लोग जानते हैं। जो बरौनी का जो ये तेल का कारखाना है वह रूस की एवं रोमानिया देश की सहायता से 1964 ईस्वी में बनाया गया था। ये सारा का सारा VBI एकदम है, आप लोग किसी भी हाल में इसको छोड़िए नहीं, अच्छे से याद कर लीजिए। हम बोल रहा हूँ ना, ये जितना भी मैं फैक्ट लिखा हूँ ना, लाइन बाय लाइन मैं पढ़ने के बाद दोस्त आपके लिए लिखा हूँ कि एक भी सवाल, एक भी फैक्ट ना छूटे। मान के चलिए हम ऊपर ऊपर पढ़ लें और BPSC जाइएगा और इधर उधर से पूछ लेगा और आपका फिर सवाल नहीं बनेगा। तो मैं ऐसे नहीं किया हूँ, एक एक लाइन पढ़ने के बाद आपके लिए मैं ये मटेरियल रेडी किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आते हैं, आपको सब लोग पता होगा कि कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, ये कभी बाद में देखेंगे डिटेल वीडियो में, उस सब आपको ज़रूरत नहीं है अभी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्त मेरा, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित कर यानी कि CNG करके भंडारित किया जाता है। यानी कि पता होगा जैसे जो LPG वगैरह डालते हैं तो उसको भी उच्च दाब पर संपीड़ित करके ही डालते हैं। अच्छा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे, सॉरी। उसके बाद जैसे ही आप 9 के बाद चैप्टर 10 में जाइएगा तो चैप्टर 10 मेरा चैप्टर है दोस्तों, वो मेरा चैप्टर है, यहाँ पे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में कुछ पढ़ने हैं। तो इसमें जो भी पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है आपको मैं बताता हूँ। जो रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो कैथोड और एनोड जैसे आप जानते हैं होता है बैटरी में, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है, उसके समीप हाइड्रोजन गैस तथा जो एनोड होता है दोस्त उसके समीप ऑक्सीजन गैस निकलते हैं, ठीक है। ये बात सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में विलियम निकलसन ने बताया था। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम चैप्टर 11 में बढ़ते हैं। चैप्टर 11 में क्या है, प्रकाश का खेल। इसमें कुछ प्रकाश के बारे में बताया गया है जो कि हम ऑलरेडी पिछली क्लास में बातें कर चुके हैं। तो जो इसमें जो मेन पॉइंट है, जो ब्रेल है यानी कि जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि की खोज जो है 1821 ईस्वी में
खोजा गया था। किसने खोजा था? तो वो खोजे थे लुइस ब्रेल ने। था यह दृष्टि बाधित व्यक्तियों को पढ़ने की एक कला है जिसमें 63 बिंदु पॉइंट होते हैं। जो ब्रेल लिपि होती है दोस्त, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये खोजी गई थी, जिसमें 63 छोटे छोटे बिंदु होते हैं तथा उसको टच करके अपना सेंसरी से पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आप जल्दी से जल्दी कमेंट में ये बताइएगा कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में बस मतलब चैप्टर 11 में वही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे ही चैप्टर 12 में आते हैं दोस्त, तो 12 में आने के बाद यहाँ पे उसका जो मेन मेरा चैप्टर का नाम है पौधों और जंतुओं का संरक्षण यानी कि जैव विविधता। इसके बारे में हमको पढ़ना है। जैव विविधता क्या होता है आप लोग हमको बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं। जैव विविधता क्या है? कोई एक ऐसा पार्टिकुलर क्षेत्र जिसमें बहुत सारे जीव जंतु और पौधा पाए जाते हैं तथा वो पर्यावरण से असमंजस स्थापित करते रहते हैं, उसको हम लोग जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि मेरा पश्चिमी घाट है, ठीक है। उसी तरह विश्व में 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान 6वां है, याद रखिएगा। तथा विश्व में जो 12 जैव विविधता स्थलों में से जो 2 है भारत में स्थित है, वो कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर भारत है और एक पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट जो सवाल आता है आप लोगों की परीक्षा में, वो आता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था तथा जो 22 मई होता है उसमें जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये सारा चीज़ जो ईवीएस का भी क्लास चल रहा है उसमें भी हम लोग आपको बताए थे। ठीक, नेक्स्ट आता है मेरे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें दिया है दोस्त, वो विलुप्त जंतु। विलुप्त जंतु कौन कौन से हैं? मॉरिशस का डोडो पक्षी, मॉरिशस का डोडो पक्षी और डायनासोर, ये दोनों विलुप्त हो चुके हैं अब तक। याद रखिएगा, ये पूछेगा सवाल आपका। जो मॉरिशस का डोडो या और जो डायनासोर है वो विलुप्त जंतु है। ऑप्शन में दे सकता है इनमें से कौन सा विलुप्त जंतु है, तो उसमें आप लोग ये टिक कर लीजिएगा, याद रखिएगा। तथा उसके बाद हम देखते हैं बाघों के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई है। अब जब परीक्षा में जाइएगा तो इसको 1973 ईस्वी में देगा, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा जो सोन्स होता है यानी कि डॉल्फिन होता है, वो बिहार में बक्सर के कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाया जाता है। ये डायरेक्ट वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद जो दोस्तों प्रवासी पक्षियाँ होती हैं जो साइबेरिया और न्यूजीलैंड आदि जगहों से उड़कर राजस्थान के भरतपुर पक्षी बिहार में आते हैं। ये सारा चीज़ उसमें अच्छे से लिखा हुआ है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आप ये सब चीज़ों को खोजने जाएगा तो पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ लंबा लंबा पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ कोई हाईलाइट करके वहाँ पे लिखा हुआ है और आप गए और तुरंत बुक उठाएं और पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, रेड डाटा जो पुस्तक होती है यानी कि रेड डाटा जो बुक जिसको बोलते हैं, वो जो होता है संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें पौधे और जंतु दोनों शामिल है। यानी कि जो रेड डाटा बुक होती है दोस्तों, उसमें जो यानी कि विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, पौधे हो या जंतु हो कुछ भी हो, उसको उसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक के अंदर में। इसमें विलुप्त जंतु को नहीं रखा जाता है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजन देता है कि विलुप्त जंतु को लिखा मतलब रखा जाता है या जो विलुप्त प्राय है यानी कि विलुप्त होने वाले हैं उसको रखा जाता है। तो मेन जो रखा जाता है विलुप्त होने वाले को रखा जाता है। अच्छा, विलुप्त किसको मानेंगे? मतलब हम जैसे विलुप्त की बातें कर रहे हैं तो कैसे किसी चीज़ को बोलेंगे कि वो विलुप्त होने वाली है? तो उसके लिए भी ये गाइडलाइंस मतलब है कि अगर के कोई भी जीव अपना जो उसका मेन स्थान रहने का होता है वहाँ पे वो 50 वर्षों से नज़र नहीं आ रहा है तो उसको हम विलुप्त प्राय के यानी कि संकटापन्न प्रजाति के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसा लगा वीडियो, आपका फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें तथा अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत ही जल्द अगला वीडियो मतलब दे दिया जाएगा। इसमें एक और पार्ट आएगा, पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 एक आएगा 1-2 दिन के बाद, कि इसमें उसके बाद जो कक्षा 8 का SCERT का बुक है सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग इतना समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वांटिटी के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय।